हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम मॉडर्न इंडिया के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित या उससे पहले की भी कुछ घटनाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं, जहां से लगभग सवाल आते ही रहते हैं। और मैक्सिमम सवाल बनाने के लिए आपको पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनानी होगी। किन चीज़ों पर ध्यान देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके बने। तो चलिए ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं, जहां से मैक्सिमम सवाल आपके बनेंगे, ये मेरा गारंटी है। और टॉपिक है क्रांतिकारी घटनाएं। आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों ने अपने ढंग से भूमिका निभाई। ध्यान रखें कि क्रांतिकारी घटनाएं 2-3 चरणों में हुई है और देश और विदेश दोनों स्तर पर हुई है। भारत में जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य क्रांतिकारी काल है या क्रांतिकारी घटनाओं का काल है, यह 1905 से लेकर 1919 तक है, जिसके मुख्य क्रांतिकारी लाल बाल पाल थे। लेकिन 1905 से पहले भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई और 1919 के बाद भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई। तो सभी क्रांतिकारी घटनाओं को समझते हुए मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें, जहां हमारा सवाल अनिवार्य रूप से बनेगा ही बनेगा। अब जैसे कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं पर ध्यान दें। सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास में चापेकर बंधु, जैसे इतिहास में अली बंधु किन्हें कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि अली बंधुओं का मुख्य योगदान खिलाफत आंदोलन में था। और अली बंधु में 2 भाई प्रमुख थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक इसी तरह से इतिहास में यह प्रश्न पूछे जाते हैं प्रमुखता से कि चापेकर बंधु किन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि 3 सगे भाइयों को मिलाकर चापेकर बंधु कहा जाता है। दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर, ये तीनों सगे भाई थे और इन तीनों सगे भाइयों को चापेकर बंधु कहा जाता है। और क्रांतिकारी घटनाओं में इनका बड़ा योगदान है। और इनका सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने पूना के प्लेग समिति के प्रमुख रैंड की हत्या कर दी थी। तो जब यह प्रश्न आता है कि प्लेग समिति के प्रमुख रैंड की हत्या में किसका योगदान था या किनका योगदान था, तो चापेकर बंधुओं का योगदान था। लेकिन ध्यान रखें कि इनमें सबसे प्रमुख योगदान दामोदर हरि चापेकर का था। एक्चुअली प्लेग समिति का जो प्रमुख था रैंड, ये बड़ा अत्याचारी था और प्लेग के दौरान इसने पुणे के भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार किया था। इसी बात से आक्रोशित होकर के 22 जून 1897 ईस्वी को, यह 1905 से पहले की घटना है। मैंने आपको बताया कि मुख्य क्रांतिकारियों का काल 1905 से लेकर 1919 तक है। लेकिन 1905 से पहले भी कई क्रांतिकारी घटनाएं घटी जहां प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1905 के बाद भी 1919 के बाद भी कई क्रांतिकारी घटनाएं घटी और देश में घटी और विदेशों में घटी। तो सभी क्रांतिकारी घटनाओं में मुख्य बिंदुओं को हम लोग चर्चा करें, जहां हमारा प्रश्न अनिवार्यतः बनेगा। तो 22 जून 1897 ईस्वी को दामोदर चापेकर, स्पेशली दामोदर चापेकर द्वारा रैंड तथा उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयस्टर, केवल रैंड की नहीं, रैंड और उसका जो सहयोगी था लेफ्टिनेंट आयस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन बिंदुओं से, इन घटनाओं से प्रमुख सवाल आते हैं। अगली घटना देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमारे बिहार से भी रिलेट करता है। अब देखें कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जिला जज जॉन किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे मित्रों, काफ़ी सवाल आता है इन पर, है ना।
सबसे पहले तो यह पूछा जाता है कि किस केस में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को कलेक्ट करके लिखा हुआ है और किस आरोप में। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर के जिला जज जॉन किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस और उनके मित्र प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। हालांकि उस गाड़ी पर जिला जज किंग्सफोर्ड नहीं था, प्रिंगल केनेडी और उनकी बेटी थी जिनमें उनकी हत्या हो गई। और इसी हत्या के आरोप में, इसी घटना के विरोध में अलीपुर या मानिक टल्ला षड्यंत्र केस चला। तो हमारा एक यहाँ बहुत ही प्रमुख सवाल है कि बम फेंकने के बाद, बम कांड के बाद कौन सा केस चला और किस केस में खुदीराम को फांसी की सज़ा दी गई। तो आपके सामने है कि अलीपुर या मानिक टल्ला षड्यंत्र केस चला और इसी केस के तहत 11 मई 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को तो फांसी की सज़ा दे दी गई और इनके साथ साथ कन्हैयालाल बोस एवं सत्येंद्र नाथ बोस को भी फांसी की सज़ा दे दी गई। तो जब यह प्रश्न पूछा जाता है सबसे प्रमुखता से कि किस केस में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई, तो अलीपुर या मानिक टल्ला षड्यंत्र केस और खुदीराम के साथ अन्य किनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो आपके सामने है खुदीराम बोस के साथ कन्हैयालाल बोस तथा सत्येंद्र नाथ बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई। हालांकि बम फेंकने में मुख्य सहयोगी खुदीराम के प्रफुल्ल चाकी थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो प्रफुल्ल चाकी ने, जब उनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज पहुंची, तो प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार लिया। तो फांसी की सज़ा मेनली खुदीराम बोस को और कन्हैयालाल बोस तथा सत्येंद्र नाथ बोस को है। इसके बाद एक अन्य घटना देखें, सितंबर 1912 ईस्वी का। और सितंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकला और लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर चढ़कर जुलूस में शामिल हुआ था। और बड़ा ही यह क्रूर गवर्नर जनरल था, अत्याचारी गवर्नर जनरल था। इसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था। तो सितंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकला दिल्ली में और इसी पर बम फेंका गया आक्रोश में आकर के, और इसमें यह घायल भी हो गया, लॉर्ड हार्डिंग घायल भी हो गया। और इसका मुख्य आरोपी लाला हरदयाल को बनाया गया। ये वही लाला हरदयाल हैं जिन्होंने विदेशों में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लाला हरदयाल को इसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में मुख्य रूप से लाला हरदयाल को दोषी ठहराया गया। हालांकि मुकदमा के बाद हरदयाल को तो फांसी की सज़ा नहीं मिली, दोषी जरूर ठहराया गया, लेकिन इनको फांसी की सज़ा नहीं मिली। फांसी की सज़ा मिली अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद को। ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर जुलूस में भाग ले रहा था, तो लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर जो दिल्ली में बम फेंका गया था जिसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गया था, इसका मुख्य आरोपी लाला हरदयाल को ठहराया गया था। और जब मुकदमा चला तो लाला हरदयाल को फांसी की सज़ा नहीं मिली। ध्यान रखेंगे, फांसी की सज़ा मिली थी अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद को। इसके बाद 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा, जो काफ़ी प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं, मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। और इसी के आरोप में 6 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सज़ा दे दी गई। जितने भी क्रांतिकारी थे मैक्सिमम को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया, लेकिन क्रांतिकारियों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया राष्ट्र की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों की अत्याचार का आक्रामकता से विरोध किया बिना जान की परवाह किए। जैसे मदन लाल धिंगरा ने
विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी गोली मारकर। भले ही मदन लाल धिंगरा को इसके विरोध में आरोप में फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद एक बहुत ही प्रमुख घटना है पूना के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या। तो पूना के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर्वे गुट द्वारा कर दी गई थी। कर्वे गुट, जिसके प्रमुख नेता गोपाल कर्वे थे, कर्वे गुट द्वारा कर दी गई थी। और इसके विरोध में नासिक षड्यंत्र केस, ये केस का नाम जरूर याद रखें कि कहाँ पर कौन सा प्रमुख केस चला था। तो नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया और इसमें अनंत कन्हारे तथा गोपाल कर्वे को फांसी की सजा दे दी गई। तो पूना के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर्वे गुट द्वारा कर दी गई। इसी हत्याकांड के विरोध में नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें अनंत कन्हारे तथा गोपाल कर्वे को फांसी की सज़ा दे दी गई। ये सब प्रमुख घटनाएं हैं। इसी प्रकार की कुछ और प्रमुख घटनाओं को हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। अब इनको ध्यान से देखें, इन बिंदुओं को देखें तो क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित बहुत सारे सवाल बनेंगे। हालांकि एक वीडियो मैं इस पर और जारी करूंगा जिसमें विदेशों में होने वाली प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। और अपने देश के अंतर्गत जितनी प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी उनमें सभी प्रमुख चीज़ों की चर्चा हमने कर दी है, जहां आपका सवाल अनिवार्य रूप से बनेगा। अब जैसे देखिए कि महाराष्ट्र में 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। तो जब यह पूछा जाता है कि मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध किस राज्य से था, तो यह महाराष्ट्र से था। वैसे भी एक प्रश्न याद रखिए कि जब यह प्रश्न आए कि क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ कौन कौन से प्रांत थे, तो बंगाल और महाराष्ट्र। इसके बाद कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में पंजाब से भी क्रांतिकारी आए, लेकिन दो राज्यों की भूमिका बहुत ही प्रमुख थी, बंगाल और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1899 में हुई और यही संस्था आगे चल के 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। और इस क्रांतिकारी संगठन के स्थापना में गणेश सावरकर और दामोदर सावरकर की भूमिका मुख्य थी। तो एक्चुअली क्या है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का पूर्ववर्ती रूप मित्र मेला था, जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में 1899 ईस्वी में की गई थी। और यही संगठन 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का रूप ले लिया और इसके गठन में गणेश सावरकर और दामोदर सावरकर यानी सावरकर बंधु की भूमिका मुख्य थी। इसके बाद अगली घटना देखें, ये बहुत ही प्रमुख अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी। और 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हो गया, जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो जाने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां तेज़ी से चलने लगी और क्रांतिकारियों की पकड़ हो गई भारत की राजनीति पर, राष्ट्रीय आंदोलन पर। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद पी मित्र द्वारा अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई और आगे चलकर पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो एक है सीधे अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना पी मित्र द्वारा की गई और एक है ढाका अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना बच्चा लोग पुलिन दास द्वारा की गई। और क्रांतिकारी संगठनों में इनकी बहुत ही प्रमुख भूमिका थी। तो क्रांतिकारी संगठनों में मित्र मेला, अभिनव भारत अनुशीलन समिति और ढाका अनुशीलन समिति, ये 3-4 संगठन बहुत ही प्रमुख थे। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में हिंसक गतिविधियां, तोड़फोड़ की गतिविधियां, हिंसा की गतिविधियां तो हुई, जिनके बारे में पहले हमने आपको पढ़ा दिया किसने किसकी हत्या कर दी। इसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन भारत के अंतर्गत बनाए गए थे। विदेशों के बारे में आगे
बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसके बाद में जारी करूंगा, जिसमें विदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में सभी मुख्य चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। और भारत के अंतर्गत जो क्रांतिकारी संगठन थे उनमें मित्र मेला, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, इनके अलावे क्रांतिकारियों ने अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित करने के उद्देश्य से बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। तो यहाँ से भी सवाल आते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और मैंने आपको वर्ड दे दिया है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में जितने भी सवाल आएंगे सभी आपके बनेंगे। और कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में देखें तो युगांतर बहुत ही प्रमुख और चर्चित पत्रिका हुआ करती थी, युगांतर। और इसका संपादन 1909 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। युगांतर नामक पत्रिका का संपादन 1909 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। और याद रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ दो प्रांत थे, क्रांतिकारियों के मुख्य गढ़ दो प्रांत थे और दो प्रांत से ही सबसे प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जिनमें एक बंगाल और एक महाराष्ट्र था। और इस काल में बंगाल से दो प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिकाओं का संपादन होता था, संध्या और युगांतर। तो बंगाल से प्रकाशित होने वाली मुख्य क्रांतिकारी पत्रिका संध्या और युगांतर, और महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाली मुख्य पत्रिका काल। ये सभी NCERT में मेंशन्ड है, इसलिए हमारे सवाल यहीं पर हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ों की पढ़ाई करने से क्या होगा कि यूजलेस चीज़ आपके पास जमा हो जाएगा। GS का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, उनके लिए लिमिटेशन नहीं है जिनके पास अनुभव नहीं है, जिन्होंने आज पढ़ाना शुरू किया है और किसी भी प्रकार के प्रश्न को वो GS में शामिल करते हैं। इसीलिए बार बार आपको भी कहा जाता है कि जब भी प्रैक्टिस करें तो पूछे गए प्रश्न पर, मॉडल पर कभी नहीं, अन्यथा यूजलेस सवाल आपके पास ज़्यादा आ जाएंगे, यूजफुल सवाल छूटेंगे। और NCERT का लिमिटेशन यूजफुल सवाल की सीमाओं को बताता है। और बंगाल से प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी पत्रिकाओं में दो मुख्य, संध्या और युगांतर, और महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी पत्रिका में काल बहुत ही प्रमुख थी। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना। और क्रांतिकारियों में तीन तो मुख्य थे ही, लाल बाल पाल। तो तिलक के बारे में और बहुत सारे चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। और जो रेस्ट तिलक के बारे में प्रश्न है वो यहाँ देखें कि तिलक ने अखाड़ा क्लब और लाठी क्लब नामक संगठन की स्थापना की थी। तिलक के बारे में कौन पत्रिका निकालते थे, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव कब आरंभ किया, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। और यहाँ ध्यान रखें कि तिलक ने अखाड़ा क्लब और लाठी क्लब का गठन किया और इन्हें 1906 ईस्वी में जब बर्मा के मांडली जेल में 6 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि बर्मा के मांडले जेल में किसे बंद किया गया था। तो तिलक क्रांतिकारी गतिविधि के तो केंद्र थे और आक्रामक थे। और तिलक को 1906 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया और यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक बहुत ही प्रमुख पुस्तक की रचना की। गीता रहस्य, जो काफ़ी पूछे जाते हैं, बर्मा के मांडले जेल में। और वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष या अशांति का जनक, ये सब एकदम क्रीम सवाल है जिसको आप दिमाग में बैठा लेंगे तो मेरा विश्वास है कि 95% से अब सवाल आपके बनेंगे, छूटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये सब NCERT और STRT से ही एक्सट्रैक्टेड है, इधर उधर का चीज़ नहीं है। तो वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। इस पर 2 प्रश्न आते हैं, किसने कहा और किसको कहा। तो वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष या अशांति का दूत या जनक कहा। और सिरोल की एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है जो काफ़ी पूछे जाते हैं, सिरोल द्वारा, सिरोल या कभी कभी चिरोल भी इसका करते हैं, CHIROL। तो सिरोल भी कहें, जो वैलेंटाइन सिरोल द्वारा लिखित सबसे प्रमुख पुस्तक है अनरेस्ट इंडिया। तो वैलेंटाइन सिरोल से 2 सवाल कि वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय
असंतोष का जनक या भारतीय अशांति का दूत कहा, और वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। इसके बाद एक और क्रांतिकारी का नाम आता है, जिसमें क्रांतिकारी 3 थे, लाल, बाल और पाल। तो बाल माने बाल गंगाधर तिलक, लाल माने लाला लाजपत राय, और ये लाला लाजपत राय, और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल का योगदान बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन आपको लाला लाजपत राय और इनका तिलक का बहुत ही प्रमुख योगदान रहा। और लाला लाजपत राय द्वारा क्रांतिकारी घटनाओं के क्रम में वंदे मातरम तथा द पीपुल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ध्यान रखें, लाला लाजपत राय, जिनको शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी, केसरी माने वैसे भी शेर होता है, तो केसरी से 3-4 सवाल हमारा है जो बिहार से भी रिलेट करता है। जैसे पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, और बिहार में 2 केसरी से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार केसरी किसको कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, और नर केसरी किसको कहा जाता है, तो यह बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। केसरी माने होता है सिंह, तो वास्तव में ये सिंह ही थे। जब बिहार वाले सेक्शन को पढ़ाएंगे तो वहाँ इनके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल याद रखें, केसरी की बात आई तो 3 याद रखें, वैसे 4 याद रखें। केसरी नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ था, पत्र का प्रकाशन हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, और इसके प्रकाशक तिलक थे। आपने पढ़ा है कि तिलक ने मराठा और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो केसरी शब्द से एक सवाल यहाँ भी याद रखें, केसरी नामक पत्रिका तिलक ने प्रकाशित किया, और पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, और नर केसरी बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। इस प्रकार कनेक्ट करके अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन कर सकते हैं, सवाल बनाने की एबिलिटी आ सकती है। तो क्रांतिकारी घटनाओं में शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का मुख्य योगदान रहा, और इन्होंने वंदे मातरम तथा द पीपुल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वंदे मातरम से संबंधित जब एक केस हुआ तो इस केस के सिलसिले में किसको जेल जाना पड़ा, तो याद रखेंगे कि ये पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को नहीं जाना पड़ा। जब तक बच्चा नहीं पढ़ता है तब तक पूछता है कि वंदे मातरम नामक पत्रिका के मामले में किसको जेल जाना पड़ा, तो बच्चा लोग लगा देता है लाला लाजपत राय, हो जाता है गलत। नो, वंदे मातरम नामक पत्र से संबंधित एक मुकदमा में बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, तो बिपिन चंद्र पाल को जेल जाना पड़ा था। तो ये घटनाएं क्रांतिकारी, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित सभी घटनाएं, जिनमें 3 घटनाओं को हम लोगों ने पढ़ा। किसने किसकी हत्या कर दी, किसने किस पर गोली चलाई, किसने किस पर बम फेंका। हालांकि एक आध बातें और हैं जो हम आगे बताएंगे, जैसे सरदार भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, मास्टर दास सूर्यसेन के बारे में। एक और क्रांतिकारी घटना है लेकिन आगे के फेज में, और एक विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं हैं जिनको अगले फेज के वीडियो में बताएंगे। और फिलहाल यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि किसने किस पर गोली चलाई, किसने किस पर बम फेंकी, किसने किसकी हत्या कर दी। भारत में क्रांतिकारी घटनाओं के तहत किस किस संगठन की स्थापना की गई, और किन किन पत्रिकाओं का प्रकाशन या समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। तो मेरा विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आपके मैक्सिमम पर्पस सॉल्व होंगे। जिस एम से आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को देख लें तो आपके मैक्सिमम सवाल बनेंगे, और फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर के, इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो
इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो को या क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित अन्य चीज़ों की जो चर्चा मैंने किया है, इसको लेकर के आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उपयोगी वीडियो आपके तक पहुंचता रहे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।